This is lecture number 22 for the course LSM 733 Production Operations Management, and I'm Usman bin Saif. As we always do when we start our lecture, we discuss what we have discussed in the last lecture, what we have studied in the last lecture. We quickly go through those topics which were of prime importance that we have learned in the last lecture. In the last lecture, we concluded the chapter of aggregate planning, and the last lecture started with the case study of Frito-Lay's. और हमने Frito-Lay's की जब केस स्टडी देखी थी तो हमने कहा था कि उससे पहले हम एनह्यूज़र-बॉश एक और कंपनी, हमने बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी देखी थी. इन दोनों कंपनीज की जो कंपैटिटिव एज है दैट इज एग्रीगेट प्लानिंग. दोनों कंपनीज का जो मार्केट में और भी कंपैटिटर्स हैं, अब जिस तरह आप लेज के चिप्स हैं, Frito-Lay's जिन्हें कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, लेज के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेज के ब्रांड्स हैं और कंपैटिटर्स भी बहुत सारे हैं. हम अगर अपनी लोकल मार्केट में देखें तो सुपर क्रिस्प है और भी इस तरह के काफ़ी सारे हैं. लेकिन वाई दे हैव अ कंपैटिटिव एडवांटेज इज the reason is aggregate planning. They plan their manufacturing so well that they perform better in sales and production. और इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी कि they have at least 32 brands and Lay's के चिप्स के, Frito-Lay's के. अब वो और उनके दे आर वर्किंग इन सो मेनी कंट्रीज और इनके जो मेन हब्स हैं वो देर आर 13 इन नंबर. तो अब ये सारे के सारे किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, क्वार्टरली प्लानिंग करते हैं. हर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन फैसिलिटी अपना क्वार्टरली प्लान बनाती है और फिर ये वो सारे क्वार्टरली प्लान्स को एक मेन प्लान बनाते हैं, एग्रीगेट प्लान बनाते हैं, जो कि फिर एग्रीगेट प्लान ट्रांसलेट किया जाता है तमाम प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को और उनकी लोकल डिमांड फैसिलिटीज़, लोकल डिमांड असेसमेंट के हिसाब से. और इसी अकॉर्डिंगली फिर उसके अंदर वो अपनी वर्क फोर्स, लेबर, उसके अलावा स्किल्ड वर्क फोर्स, उसके अलावा बाकी जितनी है उनकी प्लानिंग है, वो सारी के सारी अकॉर्डिंगली वो करते हैं. So this was a very good case study of aggregate planning. Then we revised methods for aggregate planning, जिसमें हमने कहा था graphical method है, एक mathematical approaches है, comparison of aggregate planning methods है. और aggregate planning के अंदर हमने economic order quantities, फिर हमने कैलकुलेट की थी प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, फिर हमने कैलकुलेट करके देखी थी क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल्स. उसके बाद अब हमने इसके बाद मेथड्स देखे थे एग्रीगेट प्लानिंग के, जिसमें मैंने कहा ग्राफिकल मेथड है. ग्राफिकल मेथड में हमने कहा कि जी हम जितने हमारे वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर और फिर हम देख लेते हैं, एक तो प्लॉट कर लेते हैं प्लस हम कैलकुलेट कर लेते हैं. हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं. फिर हमने देखा कि हम डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि हमने एक सिनेरियो था कि जी हमारे पास अगर कांस्टेंट वर्कफोर्स हो. अब हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसके अंदर हमारे पास क्या था कि डेली हमारे पास प्रोडक्शन रेट भी था फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स की हमारे पास डेली प्रोडक्शन रेट भी था और उसके बाद हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन रेट भी था. तो हम कहते हैं कि जी अगर हम कांस्टेंट वर्कफोर्स, हम 10 लोग हम हायर कर लें, लेबर हम 10 वर्कर्स को हायर कर लें और हम ऑन एवरेज प्रोडक्शन करें तो हमारे पास ओवर प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है. फिर हमने कहा कि हम कांस्टेंट वर्कफोर्स की बजाय दूसरी सिचुएशन में हमने ये देखा था कि हम अगर तीसरी सिचुएशन में हमने हायरिंग एंड फायरिंग देखी थी कि हम हायर कर लें, फायर कर लें, जब हमें ज़रूरत हो हम उतने हम लोग वर्क फोर्स हायर कर लें, जितनी ज़रूरत हो हम उतने लोगों को ले ऑफ कर लें. तो हायरिंग की कॉस्ट और ले ऑफ कॉस्ट की वजह से हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो फिर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. फिर हमने एक तीसरी जो जैसे हमने सेकंड सिचुएशन कहा था उसके अंदर हमने देखा था कि हम अगर
एवरेज वो ले लेते हैं, हमारी वर्कफोर्स ले लेते हैं, एवरेज वर्कफोर्स ले लेते हैं। तो एवरेज वर्कफोर्स के साथ हम हमारी प्रोडक्शन जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो अब 3 सिचुएशंस थी, तीनों को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, तीनों की हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, टोटल कॉस्ट डिटर्मिनेशन की। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि हमने इन तीनों में से किस क्राइटेरिया पे बेस करके अपना एग्रीगेट प्लान बनाना है। देन इट मैथमेटिकल अप्रोचेस थी। मैथमेटिकल अप्रोचेस में हमने कहा कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एक ऑप्टिमम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, और हम अपना ऑप्टिमम लाइन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी वर्कफोर्स कितनी होनी चाहिए और हम कितना क्या प्रोड्यूस करें, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करें। Then we talked about the comparisons of graphical method, mathematical method. हमने कहा कि graphical method easy to use है, mathematical method जो है वो हमने कहा कि it is difficult, softwares use होते हैं, बगैर softwares के हमारे लिए large calculations करना मुश्किल है, लेकिन graphical method में हमें scenarios define करना और calculations करना आसान। Then we continued with एग्रीगेट प्लानिंग इन सर्विसेज। ये तो हमने प्रोडक्शन सेक्टर की बात की यहाँ तक। अब इसके बाद सर्विसेज सेक्टर, प्रोडक्शन की बात की, प्रोडक्शन के बाद सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर हमने देखा कि सर्विस इंडस्ट्री में कहते किसे, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे हमारे सर्विस सेक्टर्स हैं। अब इन सर्विस सेक्टर्स का हमने एक मैट्रिक्स भी देखा था, जिसमें हमने कहा था कि हम इन मैट्रिक्स के थ्रू हम अपनी प्लानिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और लेवल ऑफ प्लानिंग क्या होगा, और हम उसमें वर्कफोर्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कांस्टेंट होगी नहीं होगी, ये सारी डिफरेंट हमने उसमें सिचुएशंस, मैट्रिसेस देखे थे, हमने ग्राफ्स देखे थे, हमने डीपली डिस्कस किए थे इन डिटेल। देन वी टॉक्ड अबाउट यील्ड मैनेजमेंट, जैसे हम रेवेन्यू मैनेजमेंट भी कहते हैं। रेवेन्यू मैनेजमेंट में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि हम कैसे सर्विस इंडस्ट्री में, और हमने एक एग्जांपल ली थी किसी होटल की, कि हम कैसे किसी होटल की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के थ्रू, वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू और फिक्स्ड कॉस्ट के थ्रू हम कैसे अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम रेवेन्यू, हम प्राइस सेटिंग कैसे करें। और हमने उसमें एक एग्जांपल देखी थी कि अगर हम एक डिमांड कर्व हमने ड्रॉ किया कि जी डिमांड है एक रूम की, डबल बेडरूम की डिमांड है और उसका रेंट है $150, $15 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट अगर वो रूम यूज़ होगा, ऑक्यूपाई होगा तो इनकर होगी, नहीं होगा तो नहीं होगा। और अब हम देखते हैं कि एक कस्टमर आता है कि और वो आके जो है $150 भी पे करता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो टिप भी देके जाता। तो इसका मतलब है कि वो $150 से ज़्यादा पे कर सकता था। तो और अब अगर हम इसको या तो $200 कर दें रूम की प्राइस, तो क्या हमारी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने एक सिनेरियो देखा। और अगर हम 2 से कम करके 100 पे कर दें, 100 पे हमने करके देखा तो हमें पता चला कि 100 पे करने की वजह से हम अब $200 के अंदर 2 कमरे दे सकते हैं। तो उससे हमारा डिमांड का जो है अपवर्ड शिफ्ट हो गया और हमारी डिमांड बढ़ गई। सो डिमांड बढ़ने से हमारा क्या हुआ, हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। जितने ज़्यादा कमरे ऑक्यूपाई होंगे अब हम ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। सो रेवेन्यू मैनेजमेंट या यील्ड मैनेजमेंट इज हाउ यू एडजस्ट योर वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट इन ऑर्डर टू increase your revenue. So this was all what we discussed in the last lecture. Now coming to the this lecture, the agenda for this lecture, we'll start with the chapter of material requirement planning. हम इस material requirement planning MEP भी कहते हैं इसे, हम इसको डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में या सेशन में। हम ऑलरेडी एग्रीगेट प्लानिंग भी पढ़ चुके हैं, लेबर प्लानिंग भी पढ़ चुके हैं, अब हम मटेरियल रिक्वायरमेंट पढ़। पहले तो सबसे पहले हम एक डिस्कस करेंगे केस स्टडी। व्हील्ड कोच एक कंपनी है जिसकी हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। एंड वील गो इनटू डिटेल व्हाट इज डिपेंडेंट डिमांड, डिपेंडेंट इन्वेंट्री मॉडल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं,
मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, इन डिटेल से देखेंगे। बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स क्या होते हैं, लीड टाइम्स फॉर कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, लीड टाइम्स कैलकुलेशन कैसे होती है, एमआरपी स्ट्रक्चर क्या होता है, एमआरपी मैनेजमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसके डायनामिक्स, और फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और जस्ट इन टाइम सिस्टम, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जस्ट इन टाइम सिस्टम होता क्या। तो ये चीज़ें, दिस इज द agenda for this session. Let's start this session. The chapter is material requirement planning. Wheeled coach, largest manufacturer ambulances in the world, international competitor, 12 major ambulance designs, 18,000 different inventory items, 6,000 manufactured parts, 12,000 purchased parts. Wheeled coach दुनिया का सबसे बड़ी एम्बुलेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये क्या करते हैं कि एम्बुलेंस के जिस तरह वैन्स हैं, टोयोटा की वैन है, मर्सिडीज़ की वैन है, और वोक्सवैगन की VW की वैन है, ये वैन्स ख़रीद लेते हैं कंपनी से, टोयोटा से ख़रीद के फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एम्बुलेंस। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि जी 18,000 डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम्स हैं जो कि उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, और 6,000 जो आइटम्स हैं वो खुद ये मैन्युफैक्चर करते हैं, और 12,000 आइटम्स बाहर से ख़रीद के इंस्टॉल करते हैं। वैन इन्होंने मर्सिडीज़ की ले ली, लेके उसको कन्वर्ट करना है इन्होंने इनटू एन एम्बुलेंस, तो उसके अंदर जो पार्ट्स इंस्टॉल होंगे जो उसको मैन्युफैक्चर करने में, वो 18,000 डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम्स हैं जो उसके अंदर यूज़ होंगे, जिसमें से 6,000 तो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 12,000 खरीद के लगा रहे हैं। एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एम्बुलेंस। 4 की टास्क, और इनके वहां पे क्या मेन की टास्क हैं इन ऑर्डर टू डू दिस जॉब। मटेरियल प्लान मस्ट मीट बोथ द रिक्वायरमेंट ऑफ मास्टर स्केड्यूल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। मटेरियल प्लान, अब वो प्लान कर रहे हैं अपना मटेरियल, कि मटेरियल कब ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, उसका अब हम अभी आगे देखेंगे कि मास्टर स्केड्यूल होता क्या है। मास्टर स्केड्यूल में हम देखते हैं कि जी मास्टर स्केड्यूल में हम देखते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या हम परचेज़ करें, जो परचेज़ करें वो कब हमने ऑर्डर प्लेस करना है, और हमें उसका लीड टाइम क्या होगा, और कब हमें रिसीव होगा, और किस क्वान्टिटी में होगा। तो वहाँ पे इनकी सक्सेस का जो मेन फंक्शन है, जो की टास्क जो कि वो परफॉर्म करते हैं ऑप्टिमली, वो ये है कि वो अपने जो मटेरियल प्लान है वो इस तरह से वो डिवाइस करते हैं, इस तरह से मटेरियल प्लान एफिशिएंटली बनाते हैं कि उनकी जो है मास्टर स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट और जो उनकी कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन की, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रही हो, मीट कर रही हो। प्लान मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एज डिजाइन्ड, minimize inventory investment, maintain excellent record integrity। सबसे पहले तो वो जितनी उनकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, अब उन्होंने 10 एम्बुलेंसेस प्रोड्यूस करनी है, तो 10 एम्बुलेंसेस के लिए उनके मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे वो मीट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट की। सेकेंड, जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ, दिल स्टिक टू देयर प्लान में कोई डेविएशन नहीं होनी चाहिए, एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तीसरा, इन्वेंट्री में मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि 10 एम्बुलेंसेस का ऑर्डर है तो 10 के 10 का जो है इन्वेंट्री वो खरीदते हैं और 10 को साथ ही यूज़ कर लेते हैं, वो इन्वेंट्री को मंगवा के रखते नहीं, बिल्डअप नहीं करते। और द फोर्थ वन इज के रिकॉर्ड इंटेग्रिटी, उनके पास जितने अकाउंट्स के, उनके मटेरियल के, लेबर के रिकॉर्ड्स हैं, उनकी इंटेग्रिटी, उनको बहुत फेयरली वो रिकॉर्ड करते हैं। सो दैट वाज द सक्सेस ऑफ व्हील्ड कोच कंपनी। नाउ कमिंग टू बेनिफिट्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, बेटर रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर्स, faster response to market changes, improved utilization of facilities and labor, reduced inventory levels। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अगर आपने अपने मटेरियल को प्लान बेहतर तरीके से किया हुआ है,
मटेरियल की क्या प्लानिंग हो सकती है कि मटेरियल हमें कब चाहिए, कितना चाहिए, और वो कब हमें रिसीव होगा, कितने, किस लीड टाइम पे, किस क्वांटिटी पे, किस अमाउंट पे रिसीव होगा। उससे हम बेहतर तरीके से कस्टमर ऑर्डर्स को सर्व कर सकते हैं, मार्केट चेंजेस को रिस्पॉन्ड अच्छी तरह से कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड लेबर। अब अगर मटेरियल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए और हम मटेरियल हमारे पास नहीं है, तो हमारे लेबर आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, फैसिलिटीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे। फिर इन्वेंट्री लेवल जो है, या अगर हम ज़्यादा मंगवा लेते हैं इन्वेंट्री लेवल बिल्डअप होंगे, जिससे हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिपेंडेंट डिमांड, द डिमांड फॉर वन आइटम इज रिलेटेड टू द डिमांड फॉर अनदर आइटम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट में भी, उससे पिछले में भी हमने, कि एक डिपेंडेंट डिमांड होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट डिमांड वो होती है जो कि एक आइटम की डिमांड दूसरे आइटम के साथ रिलेटेड नहीं होती, या एक आइटम की डिमांड बढ़ने से दूसरे आइटम की डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंडेंट जो होती है एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है। गिवन अ क्वांटिटी फॉर द एंड आइटम, द डिमांड फॉर ऑल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। एंड आइटम क्या, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमारी एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस की अगर डिमांड बढ़ रही है तो हमारे उसका मतलब है कि जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं, हमने 18,000 इन्वेंट्री आइटम्स खरीद हमें चाहिए, तो उन 18,000 इन्वेंट्री आइटम्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी। इन जनरल used whenever a schedule can be established for an item, MRP is the common technique। Material requirement planning बहुत कॉमन सी टेक्निक है, हर जगह पे, हर प्रोडक्शन फैसिलिटी, हर सर्विसेज में यूज होती है। Effective use of dependent demand inventory models requires the following। डिपेंडेंट डिमांड को जब हम देख रहे होते हैं तो इन्वेंट्री मॉडल जो है उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, एक तो हम अपनी इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिपेंडेंट डिमांड। इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिपेंडेंट डिमांड का मतलब है कि हम डिपेंडेंट डिमांड, अभी हम देखा कि एम्बुलेंस के केस में कि जी एम्बुलेंसेस की डिमांड बढ़ रही है, तो उसका मतलब उसके इन्वेंट्री या उसके मटेरियल की डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास, हम कैसे उसको इफेक्टिवली या हम इन्वेंट्री मॉडल के थ्रू उसे कैसे मैनेज कर सकेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो मटेरियल मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल होना चाहिए कि कब कब क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ मटेरियल होनी चाहिए, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, लीड टाइम्स, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो ही हम अपनी डिमांड, डिपेंडेंट डिमांड जो है उसको एफिशिएंटली मीट कर सकेंगे। नाउ व्हाट इज मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल? MPS specifies what is to be made and when। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल क्या होता है? प्रोडक्शन का एक शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है कि जी इस महीने में आपने इतनी एम्बुलेंसेस प्रोड्यूस करनी, इस महीने में आपने इतने इन्वेंट्री आइटम्स प्रोड्यूस करने, इस महीने में इतने प्रोड्यूस करने, इस महीने में इतने प्रोड्यूस करने। मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान, और फिर एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान के साथ अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जितनी प्रोडक्शन हो रही उतनी उसके साथ हम जो है प्रोडक्शन प्लान के साथ हम इसको जो है अकॉर्डिंगली होना चाहिए। Inputs from financial plan, customer demand, engineering, supplier performance. As the process moves from planning to execution, each step must be tested for feasibility. The MPS is the result of production planning process. अब must be in accordance with the aggregate production plan. क्या चीज़ें in accordance होनी चाहिए? Financial plan, customer demand, engineering और supplier performance. ये सारी की सारी हमारे प्रोडक्शन प्लान के साथ अगर इन अकॉर्डेंस होगी, मीट कर रही होगी, तो हमारा जो मास्टर प्रोडक्शन प्लान है वो एफिशिएंट होगा। MPS is established in terms of specific products, और हम प्रोडक्शन स्केड्यूल, हर प्रोडक्ट का अलग प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं। स्केड्यूल मस्ट बी फॉलोड फॉर अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, और एक रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम तक के लिए हम उसको फॉलो करते हैं। रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है फ्रॉम प्रोडक्शन टू फिनिशिंग। The MPS is quite often fixed or frozen in near-term parts of the plan. The MPS is a rolling schedule. MPS is a statement of what is to be produced, not a forecast of demand. Is quite often fixed or frozen. Fixed or frozen का मतलब है एक दफ़ा हमने जो मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल डिफाइन कर लिया, बना लिया, हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम उसको बार बार चेंज नहीं करते। वन थिंग, और इट्स नॉट MPS इज़ अ रोलिंग स्केड्यूल। रोलिंग स्केड्यूल का मतलब है कि एक दफ़ा आपने उसको डेवलप कर लिया, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन को चलाते हैं। फिर
इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, आपने कब प्रोड्यूस करना है, क्या कैसे प्रोड्यूस करना है। इसका डिमांड या फोरकास्ट नहीं है, बेसिकली फोरकास्ट आपकी प्लानिंग थी। ये जो प्रोडक्शन स्केड्यूल है वो आपका था मास्टर प्लानिंग स्केड्यूल था, ये आपका प्रोडक्शन स्केड्यूल है, वो आपकी मास्टर प्लानिंग रिक्वायरमेंट थी, एमपीआर थी कि आपने डिमांड के हिसाब से अपने प्लान करना है। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्शन स्केड्यूल के अंदर आप सिर्फ अपनी जो आपका स्केड्यूल कह रहा है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन करनी होती है। कमिंग टू द प्लानिंग प्रोसेस, सबसे पहले एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान चाहिए हमें, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान चाहिए। प्रोडक्शन प्लान कहाँ से आता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, कस्टमर डिमांड, फाइनेंस, कैश फ्लोज, ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर प्लानिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन कंप्लीशन, मैनेजमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोक्योरमेंट सप्लायर परफॉर्मेंस। अब ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो इन सबको मिला के हमारा एक प्रोडक्शन प्लान बनेगा। अब प्रोडक्शन प्लान के बाद आप क्या करते हैं, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल जो है आप एक दफ़ा उसको बना लेते हैं तो आप उसको दोबारा से एक दफ़ा रिकंसिडर करते हैं कि प्लान में कोई चेंजेस करनी है नहीं करनी, उसके बाद आप उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। उसके बाद जब एक दफ़ा प्रोडक्शन स्केड्यूल फाइनलाइज हो गया तो हम उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। प्रोडक्शन आपका प्रोडक्शन प्लान आपका फाइनल हो गया कि आपने जनवरी के महीने में 10 यूनिट प्रोड्यूस करने, उसके बाद फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करते हैं कि 10 यूनिट्स के लिए कितनी इन्वेंट्री, कितना मटेरियल चाहिए, उसकी प्लानिंग है। फिर आप उसके बाद कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लान, देन उसके बाद कि इफ़ इट इज़ रियलिस्टिक फिर एग्जीक्यूट कैपेसिटी प्लान और एग्जीक्यूट मटेरियल प्लान। और उसके अंदर फिर उन्होंने यू टर्न्स भी रखे हुए हैं कि अगर आपको किसी प्लान के अंदर कोई चेंज लानी है तो आप उसको नलिफाई करके दोबारा से उसको रीप्लान भी कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा एक प्लान फाइनलाइज हो गया तो यू विल गो ऑन टू द नेक्स्ट प्लान, यू कैन नॉट कम बैक टू द प्रीवियस वन। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, हमारे पास कैपेसिटी इन्वेंट्री है प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी है और इन्वेंट्री है कि नहीं। मार्केटिंग में हम कस्टमर डिमांड है। अब हम बात करें एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान की। प्रोड्यूस करने से पहले, प्रोडक्शन प्लान बनाने से पहले इन सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। फिर फाइनेंस में हम देखते हैं कि कैश फ्लोज हमारे पास इतने हैं प्रोड्यूस करने के लिए, हमें रन करने के लिए। फिर मैन पावर प्लानिंग है। फिर हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन, जो भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, फाइनलाइज हो गए। फिर आप रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में, उसके ऊपर आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, अगर रिटर्न फिजिबल है तो ही आप प्रोड्यूस करेंगे। फिर सप्लायर, आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है, सप्लायर परफॉर्मेंस क्या है, इन सारे फैक्टर्स को मिला के आपका एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान बन जाता है। जिसके बाद प्रोडक्शन प्लान एक दफ़ा आपने फाइनलाइज कर दिया तो आपका मास्टर फिर प्रोडक्शन स्केड्यूल बन जाता है। देन मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के बाद मास्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान है। आपने एक दफ़ा तो प्लानिंग कर ली, एग्रीगेट प्लान कर लिया, प्रोडक्शन प्लान बना लिया, फिर उसके बाद आपने मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बना लिया। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बना लिया, स्केड्यूल के बाद आप क्या करते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान बना लेते हैं कि आपको मटेरियल क्या चाहिए। फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लान, फिर उसके बाद कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर आपके वक्त क्या करते हैं, मटेरियल प्लान्स जो हैं नेक्स्ट उसके लिए जो है आप प्रोडक्शन के लिए आप दोबारा से उसे रिकंसिडर करते हैं। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान कुछ इस तरह का होता है। एक उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास मंथ्स दिए हुए हैं जनवरी फरवरी का एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान क्या है। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एम्पलीफायर्स। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जी हमने एम्पलीफायर्स मैन्युफैक्चर करने, तो हमारे पास प्रोडक्शन प्लान क्या है कि जनवरी में 1500 एम्पलीफायर्स मैन्युफैक्चर करेंगे, फरवरी में 1200। अब जनवरी में 4 वीक्स हैं, 4 वीक्स हैं, और फरवरी में भी 4 वीक्स हैं, 4 हफ्तों का एक महीना होता है। तो फर्स्ट वीक के अंदर हमने क्या करना है, जनवरी के 240 वाट का एम्पलीफायर, हमने 100 एम्पलीफायर्स 240 वाट के हमने करने हैं, मैंने प्रोड्यूस करने।
सेकेंड वीक में 150 वाट के, थर्ड वीक के अंदर फिर हम 240 और 75 वाट के, फोर्थ वीक में 500 वाट के। तो हमारे पास एग्जैक्टली पता है कि हमने किस वीक में कौन सा प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करना है। अब इसके अकॉर्डिंगली अब हमें 240 वाट एम्पलीफायर अगर हमने फर्स्ट वीक में हमने प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लान भी हम बना सकते हैं कि जी हमें 240 वाट के लिए हमें क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, वो कंपोनेंट्स हमें जनवरी के फर्स्ट वीक तक में रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए हम प्लान करेंगे। अब इसके बाद मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल है। कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म: अ कस्टमर ऑर्डर इन अ जॉब शॉप, मेड टू ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर इन अ जॉब शॉप के एक कस्टमर आके अपना ऑर्डर देता है कि मुझे ये चीज़ बना दें, ऐसे बना दें, तो दैट इज़ द मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, और इतने दिनों में बना दें। मॉड्यूल्स इन रिपीटेड असेंबल टू ऑर्डर फोरकास्ट कंपनी, एन एंड आइटम इन अ कंटिन्यूस स्टॉक टू फोरकास्ट कंपनी, या हमारा MPS जो है उसको भी हम कहते हैं कि हमारे पास एंड आइटम जो है वो उसके कितना ऑर्डर्स हमें रिसीव हो रहे हैं। फोकस फॉर डिफरेंट प्रोसेस स्ट्रैटेजीज। मेक टू ऑर्डर होता है कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ, एम्बुलेंस के लिए रिसीव हुआ, उसके बाद आपने एम्बुलेंस बनानी शुरू की। प्रोसेस फोकस होता है उसके अंदर हमारा। असेंबल टू ऑर्डर और फोरकास्ट। असेंबल टू ऑर्डर का मतलब है कि आपको ऑलरेडी आपके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, आपको ऑर्डर रिसीव हुआ और आपने उसको असेंबल करके दे दिया। मेक टू ऑर्डर में होता है कि आपने एम्बुलेंस की, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास हमें कहेंगे जी हमें 2 एम्बुलेंसेस चाहिए, आप 2 एम्बुलेंसेस मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके उनको दे देते हैं, दैट इज असेंबल टू ऑर्डर। लेकिन मेक टू ऑर्डर में होता है कि आपको एम्बुलेंसेस चाहिए, लेकिन एम्बुलेंसेस की हेडलाइट्स जो हैं वो ब्लू कलर की होनी चाहिए, उसके ऊपर जो हूटर सायरन है वो रेड कलर का होना चाहिए, दैट इज मेक टू ऑर्डर। अब नंबर ऑफ एंड आइटम्स। टिपिकल फोकस ऑफ मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल क्या है कि आप ऑर्डर्स को स्केड्यूल करते हैं। फिर नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं, इनपुट्स उसके अंदर आपका मटेरियल इनपुट्स। तो दिस इज जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि आप प्रोसेस स्ट्रैटेजीज को कैसे डिफरेंटली फोकस करते हैं, देखते हैं अलग अलग। फिर स्टॉक टू फोरकास्ट, प्रोडक्ट फोकस, शेड्यूल फिनिश प्रोडक्ट, एग्जाम्पल प्रिंट शॉप, मशीन शॉप, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, मोटरसाइकिल्स, ऑटोज, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, स्टील। अब ये सारे क्या हैं जो भी इसमें या तो मेक टू ऑर्डर है या असेंबल टू ऑर्डर है। अब मेक टू ऑर्डर के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर एक कस्टमर आता है, आके वो कहता है कि जी मुझे आप चिकन बर्गर चाहिए। अब चिकन बर्गर फाइन, चिकन बर्गर का आप असेंबल टू ऑर्डर जो भी आपके उसके अंदर आप चिकन बर्गर असेंबल करेंगे दे देंगे। लेकिन अगर मेक टू ऑर्डर वो कहता है चिकन बर्गर चाहिए बट विदाउट चीज़, बट विदाउट टोमेटोज एंड विदाउट लेटस, तो फिर ये सारी चीज़ें उसके लिए अलग से करनी पड़ेंगी। MPS की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर नैन्सी स्पेशलिटी फूड, ये एक स्पेशलिटी फूड है, एक रेस्टोरेंट है नैन्सीज का एक रेस्टोरेंट है, उसका कुछ इस तरह का ये एक मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल है MPS है, जिसमें ये ग्रॉस रिक्वायरमेंट फॉर क्रैब मीट क्यूची होती है एक जिस तरह हम शवरमा बर्गर टाइप समथिंग इस तरह की क्यूची भी होती है। तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट फॉर क्रैब मीट क्यूची, उसमें देखते हैं कि जी डे आपको दिए हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10 डेज दिए हुए हैं सो ऑन। डे 6 के ऊपर आपकी अमाउंट कितनी आपको चाहिए 50, डे 8 के ऊपर 100, 9 के ऊपर 47, 10 के ऊपर 60। क्रॉस रिक्वायरमेंट स्पिनिच क्यूची की आपके डे 7 के ऊपर आपको 100 चाहिए, 8 के ऊपर आपको 200 चाहिए। अब ये क्या है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स हैं। ग्रॉस रिक्वायरमेंट का मतलब है ऑर्डर्स, कितनी अमाउंट के ऑर्डर्स हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ MPS स्केड्यूल। इस तरह का एक MPS स्केड्यूल होता है जिसमें आपको बताया हुआ है कि आपको डेज बताए हुए, प्रोडक्शन के स्केड्यूल बताया हुआ है कि आपने इस दिन इतना प्रोड्यूस करना है, इस दिन इतना, डे 6 पे आपने 50 के प्रोड्यूस करना है, डे 7 पे कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे आप, डे 8 पे 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं। Now coming on to bills of material, list of components, ingredients and materials needed to make product. Provides product structure. Items above given level are called parents, items below given level are called children. Bills of materials होते हैं, आपने एक बर्गर मैन्युफैक्चर करना है,
बर्गर के अंदर आपको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए? सबसे पहले तो आपको बन चाहिए, बन के अलावा आपको लेटस चाहिए, उसके अलावा आपको सैलड चाहिए, उसके अलावा क्यूकम्बर्स चाहिए, टोमेटोज चाहिए, चिकन उसमें चाहिए आपको, फिर उसके अंदर आपको सॉसेस चाहिए, फिर आपको फ्राइज़ चाहिए, और उसके बाद आपने उसको और भी जो कुछ उसमें आप ऐड करना चाहें, चीज़। तो ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, इन्हें कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। अब सबसे पहले जो ऊपर बर्गर है, बर्गर इज़ द पेरेंट, उसके बाद जितने नीचे आइटम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं आपके आ जाते हैं, चिल्ड्रंस आ जाते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने एक एम्पलीफायर की एग्जांपल की बात की थी। नाउ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फॉर ऑसम ए। ऑसम ए एक हम कह रहे हैं कि जी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम ऑसम है। ऑसम के अंदर क्या है कि एक स्पीकर्स लगे हुए हैं और एम्पलीफायर लगा हुआ है। MP3 प्लेयर से आप उसको कनेक्ट करें तो यू कैन प्ले म्यूजिक ऑन इट। अब उसके लिए क्या चाहिए? लेवल ए क्या है? लेवल ए आपका वो प्रोडक्ट है। उसके बाद लेवल 1 क्या है? लेवल 1 के अंदर स्पीकर्स की किट है। लेवल 2 के अंदर उसकी पैकेजिंग, बॉक्स, इंस्टॉलेशन, किट ऑफ वायर्स, बोल्ट, स्क्रूज हैं। लेवल 3 के ऊपर आपके स्पीकर्स हैं। इसी तरह A, B, C, D ये भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। A प्रोडक्ट एक फाइनल प्रोडक्ट है, B क्या है? स्पीकर किट है, C क्या है? स्पीकर किट, एम्पलीफायर, बूस्टर है उसके अंदर। D के ऊपर आपके स्पीकर्स हैं, E के ऊपर बॉक्स पैकेजिंग है, F के ऊपर उसके बाद बूस्टर असेंबली है, G के ऊपर आपका एम्पलीफायर बूस्टर है, D के ऊपर फिर आपका वो है स्पीकर है। तो ये लेवल्स हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक म्यूजिक सिस्टम के। अब ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो एक आपका ऑसम के नाम से एक आपने म्यूजिक सिस्टम बनाया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल। ये जो हमने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, दिस एग्जैक्टली मैचेस दिस एग्जांपल। अब अगर हम इसके अंदर इसका कैलकुलेशन करके देखें तो हम देखते हैं कि हमें मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं? ए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके अंदर पार्ट्स कौन से लगेंगे? B, C, D, E, F, G। अब पार्ट B जो है वो कितने हमें चाहिए? 2 चाहिए इंटू नंबर ऑफ एज। जितने ही हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ए हम म्यूजिक सिस्टम कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? 50 हमने प्रोड्यूस करने हैं। तो हमें पार्ट बी, हर म्यूजिक सिस्टम के अंदर 2 पार्ट बी लगते हैं, तो 2 इंटू 50 100 हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ पार्ट सी 3 लगते हैं, पार्ट डी जो है 2+2 हैं, पार्ट ई भी 2+2 हैं, पार्ट एफ 2 हैं, पार्ट 1 जो है वो जो है पार्ट जी जो है वो 1 है। 1 इंटू एफ, जितने एफ्स होंगे उतने आपके वो लगेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपकी ये जो है आप इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको कितनी इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है। आपको पार्ट बी के जैसे पार्ट बी आपको टोटल म्यूजिक सिस्टम चाहिए 50। अब उस हर म्यूजिक सिस्टम में पार्ट बी 2 लगते हैं, तो आपको टोटल पार्ट बीस कितने चाहिए? 100। तो इस तरह से आप ये हर जो इसके अंदर कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट का आप इन्वेंट्री लेवल डिफाइन कर सकते हैं। आप मटेरियल रिक्वायरमेंट को आप प्लान कर सकते हैं कि आपको इस मंथ में आपने इतने म्यूजिक सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो इतने म्यूजिक सिस्टम्स के लिए आपने 50 म्यूजिक सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो 50 म्यूजिक सिस्टम्स के लिए आपको इन्वेंट्री या कंपोनेंट्स कितने चाहिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल। Modules are not final products but components that can be assembled into multiple items, can significantly simplify planning and scheduling. अब इसमें हम मॉड्यूलर, इसी के एक और टाइप है बिल्स ऑफ मटेरियल के मॉड्यूलर बिल्स। मॉड्यूलर बिल्स वो होते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। जैसे हमने कहा कि हमने ए क्या था? ऑसम म्यूजिक सिस्टम था। अब हम कहते हैं कि हम ऑसम म्यूजिक सिस्टम जो है की बजाय हम एक मिडल या मॉड्यूलर एक हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं ये स्पीकर सिस्टम है, ये एम्पलीफायर सिस्टम है, ये भी स्पीकर सिस्टम है। तीनों को जोड़ेंगे तो आपका म्यूजिक सिस्टम बन जाएगा। या तीनों का कॉम्बिनेशन आप किसी और के, आप ये स्पीकर सिस्टम किसी और कंपोनेंट के साथ, MP3 प्लेयर के साथ लगा के भी प्ले कर सकते हैं। ये एम्पलीफायर किसी और ह्यूज स्पीकर या लाउड स्पीकर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने मॉड्यूलर बीच में प्रोडक्ट बना दिया, मॉड्यूलर प्रोडक्ट बना दी जो कि एंड प्रोडक्ट नहीं है, जिसके लिए बाकी प्रोडक्ट्स भी चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर बिल्स।
उनके जो कंपोनेंट्स हैं मॉड्यूलर बिल्स कहलाएंगे। प्लानिंग बिल्स, जिनको सूडो बिल्स भी कहते हैं, created to assign an artificial parent to the bills of material, used to group sub-assemblies to reduce the number of items planned and scheduled, used to create standard kits for production. Planning bills, अब हमने कहा कि एक हमने मॉड्यूलर बना दिए बिल्स, एक तो हमने प्रोडक्ट बिल्स बनाए, जैसे हमने बिल्स ऑफ मटेरियल कहा कि जी ये फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें म्यूजिक सिस्टम हम बना रहे हैं, उसके ये कंपोनेंट्स हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल बन गया म्यूजिक सिस्टम का। फिर हमने कहा मॉड्यूलर हमारे पास बिल्स हैं, मॉड्यूलर बिल्स में हमने कहा कि हम अलग से बिल्स बना देते हैं कि जी ये एम्पलीफायर का बिल है, ये स्पीकर सिस्टम का बिल है, हम इन दोनों को आप आपस में अटैच करें तो म्यूजिक सिस्टम बन जाएगा। प्लानिंग बिल्स या सूडो बिल्स, अब हम कहते हैं किट्स बना देते हैं कि अब एक स्पीकर है, स्पीकर के अंदर एक स्पीकर सिस्टम है, स्पीकर सिस्टम का जो डब्बा है उसके अंदर एक स्पीकर है, एक इलेक्ट्रॉनिक किट है, एक उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब आपने क्या किया, उसके अंदर तीन किस्म की आपने कहा कि जी एक उसमें सर्किट बोर्ड किट है, एक आपके पास ट्रांसफार्मर किट है, एक स्पीकर है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो स्पीकर बनेगा। अब ये तीनों हर प्रोडक्ट के लिए आप किसी डिफरेंट किस्म का आप साउंड सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। सेम उसके अंदर भी अगर एम्पलीफायर और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक किट है तो ये किट आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपने किट प्रोड्यूस कर दी, ट्रांसफार्मर्स प्रोड्यूस कर दिए, स्पीकर्स प्रोड्यूस कर दिए। अब ये तीनों चीज़ें किस मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ हो सकती हैं। दीज आर कॉल्ड सूडो बिल्स, रादर देन के पूरा स्पीकर एक मैन्युफैक्चर करके रख दिया और एक एम्पलीफायर मैन्युफैक्चर। अब एम्पलीफायर को भी आपने अलग अलग उसकी किट्स बना दी, अब वो उसकी किट जो है किसी और टाइप ऑफ एम्पलीफायर में भी यूज हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ म्यूजिक सिस्टम में यूज हो। Phantom bills describe sub-assemblies that exist only temporarily, are part of another assembly and never go into inventory. Phantom bills क्या होते हैं? Phantom bills होते हैं वो स्मॉल आप पार्ट्स की किट्स या जिन्हें कहते हैं सब असेंबलीज, जो कि आप टेम्परेरीली उन्हें बनाते हैं और उसके बाद आप उसको किसी और चीज़ में जोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि ट्रांसफार्मर किट है, ट्रांसफार्मर किट में क्या है कि एक उसमें सर्किट बोर्ड है और एक ट्रांसफार्मर है। अब सर्किट बोर्ड जो है उसके अंदर डायोड्स हैं, उसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर एक एलईडी लाइट लगी हुई है। अब ये एक सर्किट बोर्ड आपने उसका बना दिया, ट्रांसफार्मर की किट बना दी और एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर किट जो है ये आपका फैंटम बिल है। अब मैं इफ आई आस्क यू कि ट्रांसफार्मर किट का फैंटम बिल बताएं तो आप उसके अंदर बताएंगे कि इस फैंटम बिल के अंदर एक डायोड है, दो रेजिस्टर्स हैं, एक कैपेसिटर है, एक एलईडी है। ये आपका फैंटम बिल है, जो कि फैंटम बिल ने क्या करना है, इवेंचुअली ट्रांसफार्मर में लग जाना है और उसके बाद वो ट्रांसफार्मर किट बन जाएगी। लो लेवल कोडिंग, आइटम इज कोडेड एट लोएस्ट लेवल एट विच इट अकर्स। बिल्स ऑफ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड वन लेवल एट अ टाइम। अब बिल्स ऑफ मटेरियल को हम हर लेवल के ऊपर अलग अलग प्रोसेस करते हैं, अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो लो लेवल कोडिंग होती है कि जो कि लोएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर आप जिसको कोड कर सकें। जैसे हमने किट्स बनाई, आपने ब्रेक डाउन कर दिया, आपने सबसे पहले तो म्यूजिक सिस्टम बनाया, उसके बाद आपने कहा कि उसको हम 3 कंपोनेंट्स में अलग अलग कंपोनेंट उसके बना देते हैं। फिर आपने उस कंपोनेंट को भी ब्रेक डाउन करके किट्स बना दी, फिर आपने किट्स को भी अलग ब्रेक डाउन करके आपने 2 चीज़ें आपने कहा कि उस किट के अंदर भी एक सर्किट बोर्ड है, एक आपका ट्रांसफार्मर है, ये बना दी। अब अगर हम इफ दिस इज द लोएस्ट लेवल तो विल कॉल इट द लो लेवल कोडिंग। अगर ये लोएस्ट लेवल नहीं और इसको आप ब्रेक कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड के अंदर भी आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर और रेजिस्टर्स का अलग अलग कंपोनेंट है और उसके बाद जो डायोड और एलईडी का वो अलग कंपोनेंट है, तो दैट इज द लो लेवल कोडिंग। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका फैंटम बिल बन जाएगा। फैंटम बिल को उसको जोड़ेंगे, ट्रांसफार्मर को आप जब जोड़ेंगे तो आपका जो है किट बन जाएगी। कमिंग टू एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, accurate inventory records are absolutely required for material requirement planning or any dependent demand system to operate correctly. Generally, MRP systems require 99% accuracy. अब 99% accuracy is required for inventory records. Why? Because
जब आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो एक एक कंपोनेंट, अगर आपने उसमें स्विंग आप देखें पेन्स हैं तो वो भी आप एक एक पेन को आप काउंट कर रहे होते हैं, सो दैट कि आप उससे अपने एक्यूरेटली अपनी नेक्स्ट जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसको आप प्लान कर सकें. Outstanding purchases orders must accurately reflect quantities and scheduled receipts. Lead time, the time required to purchase, produce or assemble an item. Lead time, time required to purchase, produce or assemble an item. मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया कार के लिए ऑर्डर प्लेस किया. जब मैं टोयोटा कंपनी को कार के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूँ वो, और जब कार टोयोटा कंपनी असेंबल करके मुझे देती है, मैं रिसीव करता हूँ, वो जो टाइम है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम. फॉर प्रोडक्शन द सम ऑफ ऑर्डर्स, वेट, मूव, सेटअप, स्टोर और रन टाइम्स. फॉर परचेज आइटम्स द टाइम बिटवीन द रिकॉग्निशन ऑफ अ नीड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम ऑफ प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन में तो उसको जब उन्होंने ऑर्डर लिया, वेट, मूव, सेटअप, स्टोर, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन रन करके मैन्युफैक्चर करके दिया, तो उसमें तो उसको लीड टाइम कहते हैं. अगर परचेज आइटम्स है तो जब मुझे ज़रूरत पड़ी उस आइटम की, उस वक्त जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर रिसीव किया, उसे लीड टाइम कहते हैं. टाइम फेज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट it's a graphical representation and of lead times, जिसके हम कहते हैं टाइम फेज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं टाइम इन वीक्स हैं. अब दिस इज द सेम एग्जांपल जो हमने पहले देखी थी कि हम क्या कर रहे हैं. ऑसम ए हमारे पास क्या है, एक म्यूजिक सिस्टम है जिसके अंदर एम्पलीफायर स्पीकर्स हैं. अब हम कहते हैं कि जी हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो 2 वीक्स लगेंगे, 2 हफ्ते में हम जी को प्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद हम 2 हफ्ते में जी को प्रोड्यूस करेंगे और सेकंड वीक में हम डी को प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो वो थर्ड वीक में डी प्रोड्यूस हो जाएगा. उसके बाद फिर जी और डी हमारे पास प्रोड्यूस हो गए. उसके बाद हमारे पास थर्ड वीक से 6th वीक तक हम एफ को प्रोड्यूस करेंगे. साइमल्टेनियसली हम थर्ड वीक के अंदर ई की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे और हम उसके बाद 2 वीक्स ई तक लगेंगे. फिर हमने 4th वीक में हमने डी को प्रोड्यूस करना शुरू किया. कंपोनेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इवेंचुअली हमारे पास 7th वीक में बी और सी प्रोड्यूस हो जाएगा. बी और सी से हम फिर ए प्रोड्यूस करेंगे 1 वीक के अंदर. और मस्ट हैव डी एंड ई कंपोनेंट कंप्लीटेड हियर सो प्रोडक्शन कैन बिगिन ऑन बी. तो इसके अंदर हमारे पास सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट्स भी हैं कि हमारे पास, और हमारे पास रिलेशनशिप्स भी हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कंप्लीट होगा तो अगला प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम साइमल्टेनियसली उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड टाइम फेज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. अब प्रोडक्ट हमारा क्या है, ए म्यूजिक सिस्टम, ऑसम प्रोडक्ट है जो कि हम उसको प्रोड्यूस करना है. तो उसके लिए हम कितने वीक्स लगते हैं, 8 हफ्ते लगते हैं. तो 8 हफ्ते में हम कौन सा कंपोनेंट कब स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूस करना, और साइमल्टेनियसली कौन कौन से हो सकते हैं, और कौन सा जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट होगा तो अगला कंपोनेंट स्टार्ट होगा. दिस इज कॉल्ड टाइम फेज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. एमआरपी स्ट्रक्चर, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर. अब मटेरियल रिक्वायरमेंट हमने करनी है तो उसके लिए हमारे पास मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल होना चाहिए, एमपीएस होना चाहिए. अब एमपीएस के लिए हम क्या करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल्स. बिल ऑफ मटेरियल्स हमारे डाटा, हमारे क्या है डाटा फाइल. बिल ऑफ मटेरियल क्या, मैं कह रहा हूँ कि जी बर्गर मैन्युफैक्चर करना है, हम बर्गर की बात करें, बर्गर मैन्युफैक्चर करना है, तो बिल ऑफ मटेरियल बर्गर का मेरे पास क्या है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे, और फिर लीड टाइम कंपोनेंट्स को मंगवाने के, चीज़ कितने दिन में आ जाएगा, बर्गर्स बन्स कब आएंगे, इन्वेंट्री हमारे पास ऑलरेडी कितना है, हमने परचेज के लिए ऑर्डर कितना किया हुआ और कब रिसीव होगा. ये सारे के सारे हमारे पास डेटा फाइल्स हमारे पास होंगी. फिर हमारे पास मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल भी होगा कि हमने जनवरी का मंथ है तो हमारे पास जनवरी की 1 2 3 4 5 6 7 30 डेज हैं. तो पहले दिन जनवरी के डे 1 पे हमने कितने बर्गर्स प्रोड्यूस करने हैं, ये हमारे मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि जी हमने 1 जनवरी को 50 बर्गर्स हमने मैन्युफैक्चर करने, असेंबल करने, प्रोड्यूस करने, 2 जनवरी को 30 बर्गर्स करने. अब ये हमारे पास
इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो है बिल्स ऑफ मटेरियल, लीड टाइम, इन्वेंट्री का, परचेजिंग का डाटा हो, तो हम आउटपुट क्या होगी इस प्रोसेस की, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोग्राम हम सॉफ्टवेयर या हम मैनुअली भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी कि जी MRP बाय पीरियड रिपोर्ट के मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के हर पीरियड के हिसाब से कि इस पूरे पीरियड में हमारी कितनी मैन्युफैक्चरिंग या कितनी प्रोडक्शन या कितने असेंबल होगा, और उसके लिए हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होगी। हमारे पास बाय डेट के हर डेट के हिसाब से भी आ सकती है, ऑर्डर के हिसाब से भी, और परचेज एडवाइस के हिसाब से भी। एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स भी हम इसमें ऑर्डर टेलर कर सकते हैं इसको। ग्रॉस रिक्वायरमेंट starts with a production schedule for the end item. Determining gross requirement के हमें total requirement कितनी, starts with the production schedule for the end item 50 units of A in week 8. हमने अभी एम्पलीफायर और ऑसम हमने देखा था कि एक म्यूजिक सिस्टम जिसका नाम ऑसम है, हमने उसकी एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। अब हम कह रहे हैं कि जी 50 यूनिट्स उसके हमने मैन्युफैक्चर करने थे, अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया था, और हमें 8 हफ्ते लगते हैं, 8th वीक में हमें 50 यूनिट्स चाहिए। यूजिंग द लीड टाइम फॉर आइटम डिटरमिन द वीक इन विच द ऑर्डर शुड बी रिलीज्ड। 1 week लीड टाइम मीन्स ऑर्डर ऑफ 50 यूनिट्स शुड बी रिलीज्ड इन वीक 7। इसका मतलब है कि अब लीड टाइम अगर हमने 8 वीक्स है, लीड टाइम 8 वीक्स का होने का मतलब है कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि जी मुझे 50 म्यूजिक सिस्टम्स चाहिए, और हमने उनसे कहा कि जी हम 8 वीक्स के अंदर आपको 2 मंथ्स में हम आपको डिलीवर करेंगे। तो उसका मतलब है कि 7 वीक्स के अंदर हमारे पास 1 महीना और 3 वीक्स या टोटल 7 वीक्स के अंदर हमारे पास वो प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, रिलीज होने जाने चाहिए, क्योंकि 8th वीक जो है उसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन, उसको डिलीवरी में भी टाइम लगेगा। दिस स्टेप इज ऑफन कॉल्ड लीड टाइम ऑफसेट और टाइम फेजिंग। इसे हम लीड टाइम ऑफसेट भी कहते हैं, टाइम फेजिंग भी कहते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड पे भी देखी। From the bills of material, every item A requires 2 items. B's are required in week 7 to satisfy the order release for item A. अब हमें 7th वीक के अंदर B चाहिए, 7th वीक तक B चाहिए, so that कि हम 7th वीक के अंदर फिर B से हम A में मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, उसे असेंबल कर सकें। और हमारे पास ये डाटा आएगा बिल्स ऑफ मटेरियल से। बिल्स ऑफ मटेरियल हमें बताएगा, बिल्स ऑफ मटेरियल बताएगा ना कि हमारा लेवल, हमने बिल्स ऑफ मटेरियल में देखा था कि हमारा जो लेवल 0 था, लेवल 0 क्या था, हमारा प्रोडक्ट A था। लेवल 0 के बाद हमने कहा था कि लेवल 1 क्या है, उसके बाद उसके सब कंपोनेंट्स, उसके बाद B और E था या B और D था, और B और D के सब कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर उससे लेवल से 2 क्या, लेवल 3 क्या। The lead time for item B is 2 weeks. Release an order for 100 units item B in week 5. Week 5 तक हमारे पास ये ऑर्डर जो है 100 यूनिट्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। The timing and quantity for component requirements are determined by the order release of the parents. अब ये सारे क्या, पेरेंट क्या है, पेरेंट हमारा म्यूजिक सिस्टम है, ऑसम जिसका नाम है म्यूजिक सिस्टम, जिसे हम प्रोडक्ट A भी कह रहे हैं, दैट इज द पेरेंट। उसके बाद सारे चिल्ड्रन। अब पेरेंट का जो है टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स आर डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर रिलीज ऑफ पेरेंट्स, कि जब रिलीज करना है हमने पेरेंट को, रिलीज करने का मतलब है हमने ऑर्डर सेंड करना है, उससे उस टाइमिंग से फिर हमें डिटरमिन कर सकते हैं कि बाकी जो चिल्ड्रंस हैं उनके टाइमिंग्स क्या होंगे। The process continues through the entire bills of material, one level at a time, often called explosion। और इस सारे प्रोसेस को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हर लेवल के ऊपर हर मटेरियल का आपका जो है हम बिल्स ऑफ मटेरियल बना सकते हैं, उसके सब कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। By processing the bills of material by level, items with multiple parents are only processed once, saving time and resources and reducing confusion. Low level coding ensures that each item appears at only one level in the bills of material. Gross requirement plan. This is an example of gross requirement plan. अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है A, रिलीज डेट क्या है 8th वीक। 8th वीक का मतलब है कि हमारे पास 7th वीक के अंदर वो रिलीज हो जाना चाहिए, सो दैट 8th वीक के अंदर वो डिलीवर हो जाए। और उससे पहले हम, और कितने हमारे आइटम्स हैं, 50 आइटम्स हैं, और हर आइटम के अंदर B के कंपोनेंट्स कितने, 2 कंपोनेंट लगते हैं। तो B जो है वो 5th हमें 7th वीक में चाहिए,
लेकिन उसका मतलब है कि 5th वीक तक मैन्युफैक्चर होगा तो 7th वीक तक वो कंपोनेंट फिट हो सकेंगे। इसी तरह आइटम सी है, सी आपको 7th वीक में 150 चाहिए, बी और सी को जोड़ के ए बनता है, तो आपको बी जो है वो 5th वीक के अंदर आपका ऑर्डर रिलीज हो जाना चाहिए, ऑर्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो सी है वो 6th वीक में हो जाना चाहिए। देन ई एफ जी और डी, ये सारे कंपोनेंट्स इसके अकॉर्डिंगली इनका लीड टाइम दिया हुआ है कि लीड टाइम क्या होता है। लीड टाइम होता है कि ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर रिसीव किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रिसीव किया। ऑर्डर जिस तरह अब हम जी का देखें, जी का आपने स्टार्ट की प्रोडक्शन, तो आपने 1st वीक के अंदर उसको स्टार्ट किया, 3rd वीक में कंप्लीट हुआ। डी को देखें तो 2nd वीक में उसको स्टार्ट किया और 3rd वीक में कंप्लीट हुआ। फिर फर्दर आपने उसको 4th वीक में स्टार्ट किया जो कि 5th वीक में कंप्लीट हुआ। सो दिस इज़ अ ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान। इस तरह का प्लान बनाते हैं जिससे आप हर कंपोनेंट, बिल्स ऑफ मटेरियल का एक एक कंपोनेंट की आप प्लानिंग कर लेते हैं कि कब वो कंपोनेंट स्टार्ट होगा, कब उसका ऑर्डर रिलीज होगा, और कब वो जो है उसकी रिक्वायर्ड डेट क्या, कब तक वो मैन्युफैक्चर हो जाना चाहिए। एक और पॉइंट इसके अंदर जो कि आई रियली वांट टू फोकस ऑन और स्ट्रेस ऑन, दैट इज़ कि जैसे आपने देखा कि हमने कहा कि प्रोडक्ट ए की ऑर्डर रिलीज डेट क्या है, 7th वीक है, और हम कह रहे हैं रिक्वायर्ड हमें 8th वीक तक है, 8th वीक में हमें मिल जाना चाहिए सो दैट हम उसको डिलीवर कर सकें। अब ऑर्डर रिलीज डेट 7th वीक क्यों है? क्योंकि आपको बी और सी मिलेंगे, बी और सी कब रिक्वायर्ड कब तक हैं, 7th वीक में, 7th वीक में ये कंप्लीट होंगे तो ए जो है और ए का ऑर्डर प्लेस होगा और वो 8th वीक में कंप्लीट होगा। जब तक बी और सी कंप्लीट नहीं होंगे तो ए भी नहीं कंप्लीट हो सकता। तो बी और सी कंप्लीट हो रहे हैं 7th में, जैसे ही 7th में कंप्लीट होंगे तो 8th का ऑर्डर जो है रिलीज हो जाएगा। ऑर्डर रिलीज होगा तो वो रिक्वायर्ड डेट उसकी फिर नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, 8th में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह नेट रिक्वायरमेंट प्लान, इसी को हमने अब ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान देखा था, अब नेट रिक्वायरमेंट प्लान। नेट रिक्वायरमेंट प्लान में क्या है, देखिए कॉलम्स हैं, लॉट साइज, लॉट फॉर लॉट, टीम, लीड टाइम्स हैं, ऑन हैंड, सेफ्टी, एलोकेटेड, लो लेवल कोड, आइटम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है, स्केड्यूल्ड उसकी कितनी है, प्रोजेक्टेड ऑन हैंड हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, प्लान ऑर्डर डेट, प्लान ऑर्डर रिलीज। ये एक हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान है जिसके अंदर वीक्स दिए हुए 1 2 3 4 6 7 8। अब उस सबसे पहला आइटम क्या है, आइटम ए है। ए हमें 8th वीक में कितने चाहिए, 50 चाहिए, और हमारे पास ऑन हैंड कितने, ऑन हैंड हमारे पास 10 है जो कि ऑलरेडी है हमारे पास हैं, और बाकी क्या हमें 40 क्या चाहिए हमें और मैन्युफैक्चर करना है। तो 40 हमारे 7th वीक के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे तो 10 हमारे पास पिछले मिला के 50 टोटल हमारे पास 8th वीक में आ जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास आइटम बी के भी है, आइटम सी, डी, ई, एफ एंड जी। दिस इज कॉल्ड नेट रिक्वायरमेंट प्लान। लीड टाइम्स भी दिए हुए हैं, इसके अंदर आइटम आइडेंटिफिकेशन है, और साथ इसमें ये भी दिया हुआ है, इसमें इन्होंने क्लियरली इसमें इंडिकेट किया हुआ है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन सा कंपोनेंट, उसकी ऑर्डर डेट क्या है, रिलीज डेट क्या है, रिसीट डेट क्या है और रिलीज डेट क्या है। नाउ कमिंग टू डिटर्मिनिंग नेट रिक्वायरमेंट्स, starts with the production schedule for the end item, 50 units of item A in week 8. Because there are 10 items A's on hand, only 40 are actually required. Net requirement क्या होगी, अब हमने भी देखा उसके अंदर सब हमारा जो नेट रिक्वायरमेंट प्लान था उसके अंदर देखा कि हमारे पास 10 आइटम्स तो ऑलरेडी म्यूजिक सिस्टम के 10 म्यूजिक सिस्टम्स तो पड़े हुए हैं, तो उसका मतलब 40 और मैन्युफैक्चर करने, हमें 40 और चाहिए। तो हमारी नेट रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो it will be gross requirement actual required minus net required is equals to gross requirement minus on hand inventory. The planned order receipt for item A in week 8 is 40 units minus 40 is equals to 50 minus 10. 10 items on hand, only 40 are actually required.
नाउ एक्चुअली रिक्वायर्ड कितने हैं, 40 यूनिट्स हैं, माइनस नेट रिक्वायरमेंट भी 40 यूनिट्स की है, इज इक्वल्स टू ग्रॉस रिक्वायरमेंट हमारी कितनी थी 50 यूनिट्स, हमें ग्रॉस 50 चाहिए, माइनस ऑन हैंड इन्वेंट्री कितनी है 10 की, तो इट विल कम टू 40. Following the lead time offset procedure, the planned order release for time item A is now 40 units in week 7. अब हमारे पास, क्योंकि पहले तो हमने देखा था ग्रॉस रिक्वायरमेंट देखी थी कि हमें टोटल म्यूजिक सिस्टम कितने चाहिए, फिर हमने अपनी मटेरियल प्लानिंग इन्वेंट्री को देखा तो हमने नेट रिक्वायरमेंट प्लान बनाया और हमने कहा कि हमारे पास 10 तो हैं, अब 40 और चाहिए. तो 40 units in week 7. The gross requirement for item B is now 80 units in week 7. There are 15 units of item B on hand, so the net requirement is 65 units. अब हमारे पास हमने क्या किया कि नेट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर ली ग्रॉस में से. ग्रॉस तो हमें पता है कि हमें 50 यूनिट्स चाहिए थे, लेकिन हमारे पास 10 ऑन हैंड हैं, तो हमारे पास नेट रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी 40 रहेगी. इसी तरह प्रोडक्ट ए की, इसी तरह प्रोडक्ट हम आइटम ए की, आइटम बी, आइटम सी, डी, ई, ये सारे के सारे हमने कैलकुलेट कर लिए जो हैं हर वीक के हिसाब से. नाउ द प्लान्ड ऑर्डर रिसीट ऑफ 65 यूनिट्स हमारे प्रोडक्ट बी के हैं. इन वीक 7 जनरेट्स अ प्लान्ड ऑर्डर रिलीज ऑफ 65 यूनिट्स इन वीक 5. The on-hand inventory record for item B is updated to reflect the use of the 15 items in inventory. अब हमारे 10 आइटम A के थे, 15 के हमारे पास B के भी पड़े हुए, तो हमारी जो थी वो 65 हो गई रिक्वायरमेंट. अब दिस इज रेफर्ड टू एज ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन, और इसको हम कहते हैं ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन इज द थर्ड बेसिक फंक्शन ऑफ द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस का तीसरा फंक्शन ये ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन. ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन क्या होती है, एक तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट, हमारे पास ऑर्डर आया, हमारे पास ऑर्डर आया 50 म्यूजिक सिस्टम्स का, हमने उसकी मटेरियल प्लान बना लिया कि जी कौन कौन सा कंपोनेंट, फेज आउट हमने उस पर ग्राफ बना लिया कि हमारे पास कौन कौन सा कंपोनेंट कब चाहिए, कितने आइटम्स चाहिए उसके. 50 आइटम्स हमें म्यूजिक सिस्टम के चाहिए थी. जब हमने उसके बाद अपना नेट रिक्वायरमेंट प्लान बनाया तो हमें पता चला हमारे पास तो ऑलरेडी इन्वेंट्री है 10 की, 10 तो हमारे पास पड़े हुए हैं, तो उसका मतलब है कि अब नेट रिक्वायर्ड कितने हैं, और वो हमारे पास 40 हैं. So the logic of net requirement plan की gross requirement plus allocation, तो हमारी total requirement आ गई, minus on hand plus scheduled receives available inventory, तो हमारी net requirement आ गई. gross requirement का मतलब है कि हमारी एक तो टोटल जो ऑर्डर हमारे पास रिसीव हुए वो हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट, प्लस हमारी जो है एलोकेशंस के हमने उसके अंदर एज अ बफर या हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ एलोकेशंस. तो हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई कि जो हमने इतने हमें चाहिए, माइनस ऑन हैंड हमारे पास कितने पड़े हुए हैं और कितने हमारे उस मंथ के अंदर और रिसीव हो जाएंगे. जैसे हम प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस तो देखें, प्रोडक्शन प्रोसेस तो चल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जी हमारे जनवरी के अंदर हमने डिलीवर करने हैं 50, हमने मार्च में डिलीवर करने हैं 50 म्यूजिक सिस्टम्स डिलीवर करने हैं. 10 हम कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास इन्वेंट्री में है, तो हो सकता है पिछली प्रोडक्शन से हमारे पास और 5 और हमारे पास उस महीने में रिसीव हो जाएं, शेड्यूल रिसीव हो जाएं, तो हमारे पास कितने 15 हो जाएंगे, तो हमें फिर प्रोड्यूस 35 और प्रोड्यूस करने 40 की जगह. दैट इज कॉल्ड नेट रिक्वायरमेंट. Now coming to gross requirement schedule. A, प्रोडक्ट A की हम बात करते हैं. प्रोडक्ट A के लिए हमारे पास क्या है, B और C कंप्लीट होंगे तो प्रोडक्ट A बनेगा. लीड टाइम इज इक्वल्स टू 4 फॉर A, मास्टर स्केड्यूल फॉर A. मास्टर स्केड्यूल A का क्या है कि हमारे पास लीड टाइम क्या है, लीड टाइम इज इक्वल्स टू 4 लीड टाइम है. 4 लीड टाइम का मतलब है कि हमें एटलीस्ट 4 वीक्स चाहिए ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए. अब 5, 6, 7, 8 और हमें 8th वीक के अंदर जाके हम 50 डिलीवर कर सकते हैं. 6th वीक में हमारे पास, इसके नीचे आप टेबल देखें जिसमें वीक 5 है, वीक 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 है. वीक 5 के अंदर हमारे पास, वीक 6 में 40 हमारे पास वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. वीक 8 में हमारे पास 50 है क्योंकि 10 हमारे पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड थे. इसी तरह हम अगर एक और प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट XS को,
उसका मास्टर स्केड्यूल कैसे होगा, वीक लीड टाइम क्या उसका 6 वीक्स है, तो क्या कहते हैं 9th वीक में 40 हैं, 11th में 20 हैं, 13 में आपके पास 30 मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। नाउ अगर हम एक प्रोडक्ट बनाएं ए, एस और बी को हम आप देखें तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट फॉर बी, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट एस है। तो ए के अंदर भी बी यूज हो रहा है, कंपोनेंट बी ए में भी यूज होता है, कंपोनेंट बी एस में भी यूज होता है। तो अब हम उसकी अगर हमने रिक्वायरमेंट ग्रॉस रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट करनी है तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बी की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें 40 यूनिट्स कब चाहिए, इसके 40 यूनिट्स हमें बी के चाहिए वीक 2 में, और हमें 40 चाहिए प्रोडक्ट ए के लिए, और प्रोडक्ट बी के लिए हमें चाहिए 3rd वीक के अंदर 40 चाहिए। इसी तरह 50 यूनिट्स हमें चाहिए इसके अंदर वीक 4 के अंदर, और 20 यूनिट्स चाहिए हमें एस के वीक 5 के अंदर। तो ये हमारी ग्रॉस रिक्वायरमेंट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वीक वाइज के प्रोडक्ट ए के लिए बी के कितने कंपोनेंट चाहिए, किस वीक में चाहिए, प्रोडक्ट एस के लिए बी के कितने कंपोनेंट चाहिए, किस वीक में चाहिए। तो उन दोनों को ऐड अप करके हमारे टोटल रिक्वायरमेंट ग्रॉस रिक्वायरमेंट आ जाती है आइटम बी की, कि आइटम बी हमें इस पूरे 8 वीक्स में हर वीक के अंदर कितनी कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। एमआरपी प्लानिंग शीट हमने ये पहले भी डिस्कस की थी कि अब हमारे पास प्रोडक्ट के आइटम के जी है। प्लानिंग शीट्स हमने पहले भी डिस्कस की थी, इसके हमारे जो लास्ट एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब हमारे पास प्रोडक्ट जी है, हमें चाहिए वीक 8 में 90 आइटम्स चाहिए, और हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। तो हमारी नेट रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, 90। अगर हमारे पास ग्रॉस रिक्वायरमेंट देखिए हमारी 90 है, हमें टोटल 90 आइटम्स चाहिए जी के, 90 आइटम्स जी के चाहिए। ऑन हैंड हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो हमारी नेट रिक्वायरमेंट भी जो है 90 होगी। और प्लान्ड ऑर्डर रिलीज किया वो 7th वीक है, 7th वीक के अंदर वो ऑर्डर रिलीज होगा, और 8th वीक के अंदर जो है क्या कहते हैं 8th वीक के अंदर वो ऑर्डर रिसीट हो जाएगा, ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। सो दिस इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग शीट। इस तरह की एक प्लानिंग शीट आप बना सकते हैं किसी भी मटेरियल को प्लान करने के लिए। कमिंग टू सेफ्टी स्टॉक, बिल्स ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, परचेजेस एंड प्रोडक्शन क्वांटिटीज मे नॉट बी परफेक्ट। ये सारी चीज़ें हम क्योंकि हम फोरकास्टेड कैलकुलेशंस है हमारे पास, हम एक्चुअली फोरसी कर रहे होते हैं, या हमारे पास हम फोरसी नहीं भी कर रहे हैं, हमारे पास अगर क्वांटिटीज़ हम थ्रू ऑर्डर्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी एक्यूरेट कैलकुलेशंस नहीं होती। इसी वजह से हमने कहा कि हमें 99% एक्यूरेसी चाहिए इसके लिए, लेकिन यूजुअली इन रियल वर्ल्ड एक्यूरेसी नहीं होती। तो कंसिडरेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक में भी प्रूडेंट, तो हम क्या करते हैं कि हम सेफ्टी स्टॉक को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, हम सेफ्टी स्टॉक भी हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लेते हैं, सेफ्टी स्टॉक हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं उसके लिए। शुड बी मिनिमाइज्ड अल्टीमेटली एलिमिनेटेड, लेकिन ये मिनिमम्स होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इन्वेंट्री भी नहीं गेन करनी चाहिए, और इवेंचुअली हमें बेहतर तरीका यही कि वही हमारी कैलकुलेशंस, वही हमारा जो डिमांड स्केड्यूल है वो इतना जो डिपेंडेंट डिमांड स्केड्यूल है वो इतना हमारा एक्यूरेट हो कि हमें इसकी सेफ्टी स्टॉक की ज़रूरत ही ना पड़े। टिपिकली बिल्ट इनटू प्रोजेक्ट ऑन हैंड इन्वेंट्री। MRP is a dynamic system, facilitates replanning when changes occur. It facilitates replanning when changes occur. हमने देखा था कि डायनेमिक सिस्टम है, उसमें हमने कहा था हर स्टेज के ऊपर जब हम एक नया प्लान बनाते हैं तो हम उस पिछले प्लान को एक दफ़ा रिकन्सिडर कर लेते हैं। अगर नया प्लान जो बनाते हैं उसको रिकन्सिडर कर लेते हैं और पिछली स्टेज पे दोबारा चले जाते हैं और जाके फिर दोबारा उसको प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं चेंजेस। सिस्टम नर्वसनेस कैन रिजल्ट फ्रॉम टू मेनी चेंजेस। टाइम फेंसेस पुट लिमिट्स ऑन रीप्लानिंग। अब टाइम की वजह से हमें रीप्लानिंग जो है वो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। पेगिंग लिंक्स ईच आइटम टू इट्स पेरेंट अलाउज इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ चेंजेस। और फिर हम क्योंकि आइटम को उसके पेरेंट आइटम के साथ हम पैग कर रहे होते हैं, अटैच कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से अगर हमारे चिल्ड्रन में या पेरेंट के अंदर कोई भी चेंज आए तो वो इनकॉर्पोरेट करना ईजी हो जाता है।
MRP is a planning system that does not do detailed scheduling. MRP requires fixed lead times which might actually vary with batch sizes. और बैच साइजेस के साथ आपका जो है लीड टाइम भी इंक्रीज डिक्रीज होता है. आपका बहुत ज़्यादा बड़ा बैच होगा ज़्यादा लीड टाइम लगेगा, कम बैच होगा तो कम लीड टाइम लगेगा. JIT system, just in time system, excels at rapidly moving small batches of material throughout the system. Just in time system के अंदर हम ये प्रॉब्लम जो है वो रिमूव किया जा सकता है हमारा जो लीड टाइम्स वाला. Now coming to the summary of this session, we started with the material requirement planning chapter. And we initially discussed wheeled coach company जो कि एम्बुलेंसेस के, और हमने कहा 18,000 कंपोनेंट्स जिसमें 6,000 मैन्युफैक्चर करते हैं, 12,000 परचेज करते हैं. जैसे जैसे उनको ऑर्डर मिलता जाता है वो अपनी मटेरियल प्लान करते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. डिपेंडेंट डिमांड हमने मॉड्यूल को डिस्कस किया, व्हाट इज़ डिपेंडेंट डिमांड. फिर डिपेंडेंट इन्वेंट्री मॉडल रिक्वायरमेंट्स में हमने देखा कि एक तो मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, बिल्स ऑफ मटेरियल, एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स होने चाहिए, परचेज ऑर्डर और स्टैंडिंग्स हमारे पास होने चाहिए, लीड टाइम्स और कंपोनेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए. देन वी टॉक्ड अबाउट MRP स्ट्रक्चर, जिसमें हमने MRP स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स, नेट रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान बनाया, और हमने देखा कि हम कैसे इसको मैनेज करते हैं. ग्रॉस रिक्वायरमेंट 3-4 चीज़ें थी इसमें. ग्रॉस रिक्वायरमेंट थी, नेट रिक्वायरमेंट थी, इन्वेंट्री ऑन हैंड थी, प्रोडक्ट जो है ऑर्डर डेट और रिलीज डेट, इन सब की मैनेजमेंट है बेसिकली. और हमने फिर वी टॉक्ड अबाउट कि MRP मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स अ डायनामिक सिस्टम, आप इसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. फिर MRP एंड JIT सिस्टम जो है जस्ट इन टाइम सिस्टम, तो हमने देखा कि जस्ट इन टाइम सिस्टम में अपने लीड टाइम्स को हम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लीड टाइम्स के हम वेरिएबिलिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss the JIT systems in detail, we'll carry it further. So thank you very much for this session.